हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की लर्न फ्रॉम सीरीज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं ओ लेवल का थर्ड पेपर यानी कि M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का जुलाई 2014 में पूछा गया पेपर। आपको पता है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे पिछले पेपर सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको उन्हें देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का आपको मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तथा वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इसके पूरे पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, क्योंकि आपको पता है कि M3R4 आपके ओ लेवल का सबसे टफ पेपर माना जाता है सी लैंग्वेज का। अभी नए लोगों के लिए तो पाइथन आ गई है, बट जो लोग पुराने कर रहे हैं उनके लिए सी लैंग्वेज ही देना है उनको। और अगर आप इसके पुराने पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पेपर पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका जो थ्योरी सेक्शन है वो नया आता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो बार बार रिपीट ही हो रहा है। और थ्योरी सेक्शन अगर आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 20 के प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आपका पास होना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, साथ साथ में सॉल्व करिए, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। अगर कहीं डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, which of the following function declaration need not have a return statement। यानी कि नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोल रहा है कि आपको किसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाना होगा। भाई रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं? आपको पता है रिटर्न एक कीवर्ड है जिसका हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें प्रोग्राम का कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन को देना होता है। यानी कि कोई फंक्शन मान लीजिए एक फंक्शन है a जिसे b ने कॉल किया है, ठीक है, b के अंदर a चला है। जब मुझे a से वापस b में आना होगा ना तो हम लोग क्या लगाएंगे? रिटर्न लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जब कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन को वापस करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? रिटर्न का यूज करते हैं। रिटर्न का मतलब जब ये फंक्शन इस फंक्शन को कोई वैल्यू देगा, ठीक है, जब ये फंक्शन इस फंक्शन को कोई वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई फंक्शन वैल्यू नहीं रिटर्न करता, कोई वैल्यू देता ही नहीं है। और जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू देता नहीं तो उसे क्या डिक्लेयर करते हैं? जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं? वॉइड डिक्लेयर करते हैं। यानी कि अगर हमने किसी फंक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है तो वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर आपको वॉइड मिला हुआ है, ठीक है। अगर ये वॉइड है ना तो ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला आपका जो बी ऑप्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि इसे हमने क्या डिक्लेयर किया है? वॉइड डिक्लेयर किया है। और अगर वॉइड डिक्लेयर है ना तो उसमें रिटर्न लग ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रन ए प्रोग्राम। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है। सोर्स कोड लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? सोर्स कोड लिखने के बाद आपको उसमें कुछ फाइलों को लोड करना होता है, ठीक है, कुछ फाइलों को लोड करना होता है। बट इसमें लोड का ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए मैं आपको सही तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोड करेंगे, उसके बाद आप लोड करेंगे। जो हेडर फाइलें होती है ना वो आपको लोड करनी होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, ठीक है। कंपाइल करने के बाद आप लोग क्या करते हैं? कंपाइल करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड के साथ आपको कुछ लाइब्रेरी फाइल चाहिए, ठीक है, जिनकी मदद से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल बनेगा। कंपाइल करने के बाद आपसे करेंगे लिंक। क्या करेंगे? लिंक करेंगे। और लिंक करने के बाद एग्जीक्यूट होगा। लिंक करने के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि तभी वो exe फाइल बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे सही आंसर क्या है? देखिए ऊपर दो कोड इसमें शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट लास्ट में हमको क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे सी नंबर आपको सही लग रहा है, बट सी नंबर भी सही नहीं है। सही क्या होता है? कोड, लोड, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट। बट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसे टिक करिए, ठीक है। क्या होता है? सबसे पहले कोड होगा, फिर उसके बाद आपको लोडिंग होगी, यानी कि लोडर काम करेगा, जो भी हेडर फाइल का जो भी आपने लगाई हुई है उसका डेटा लेके आएगा। उसके बाद कंपाइल होगा, देन लिंक, और उसके बाद एग्जीक्यूट। लास्ट में एग्जीक्यूट ही होगा, ठीक है। शुरुआत कोड करेगा और लास्ट में क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.3। क्या कह रहा है कि आपने एक पॉइंटर बनाया हुआ है p, ठीक है, ये पॉइंटर है, क्योंकि आप जब भी एक एस्ट्रिक्स देते हैं तो मतलब ये कौन सा वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल है। और इसमें क्या रखा हुआ है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। क्या रखा है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग रखा है मतलब इसको एक एरे मिला होगा। समझ लीजिएगा क्या मिला होगा? एरे मिला होगा। तो यानी कि कंप्यूटर में कोई एक टेम्परेरी एरे बनेगा और जिसके एड्रेस को कौन होल्ड करेगा? ये हमारा पॉइंटर p होल्ड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने लायक है, p+5 का मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? p+5 का मतलब आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? p+5, p+5, p का मतलब क्या होगा? p मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एरे का, किसी भी एरे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपको पता है एरे कैसे शुरू होता है? जीरो शुरू होगा। कितने शुरू होगा? जीरो शुरू होगा, ठीक है। किससे शुरू होगा? जीरो शुरू होगा। +5,
+5 करो, +5 करने पे क्या होगा, +5 करने से क्या होगा आपका, +5 करने पे क्या होगा, मान लीजिए एक एरे बना था C0, मान लीजिए हमने एक एरे मान लिया, ठीक है C0, ठीक है, और ये कहां तक प्रिंट नहीं करना है, कहां तक प्रिंट नहीं करना है, एक लोकेशन प्लस 5 लोकेशन, चलिए छोड़िए इसको, सीधा समझ लो, एक लोकेशन प्लस 5 लोकेशन, यानी कि एक लोकेशन प्लस 5 लोकेशन वाला प्रिंट करना है। 1 प्लस 5 कितना था, छठवां, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, छठवां कैरेक्टर प्रिंट होगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, छठवां। छठवें के बाद पूरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज लगा है, तो यहाँ पे छठवें का पूरा क्या लिखा हुआ है, ट्यूर्ड प्रोग्रामिंग, ये लिखा है ना ट्यूर्ड प्रोग्रामिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। उसको चला के देख लीजिए, रन करके देखिए, आपका आउटपुट यही आएगा, ठीक है। p+5 यानी कि 1 + 5 यानी छठवें कैरेक्टर से प्रिंट हो जाएगा। छठवां कैरेक्टर कहाँ है, ये समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सिंटैक्स। नीचे आपको कुछ सिंटैक्स दिए हैं, कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, आपसे पूछा इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला देखिए, एक हमने एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना है, यही गलत है। आपको पता है कि कभी भी किसी फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, एक फंक्शन बनाया था यहाँ और एक इसके अंदर बना दिया, आप फंक्शन के अंदर फंक्शन बना ही नहीं सकते, तो इसका सही आंसर क्या है, यही हो गया आपका, यही नंबर सही है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, स्ट्रक्ट आउटर स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनाया, आप बना सकते हो, आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ के अंदर इफ चला है, आप इफ के अंदर इफ चला सकते हो, नेस्टेड इफ चलता है, ठीक। आगे फॉर के अंदर फॉर चला है, आपको पता है फॉर के अंदर यानी कि लूप के अंदर लूप भी चलता है, नेस्टेड लूप भी चलता है, यानी कि ये तीनों सही थी। आपका गलत क्या था, फंक्शन के अंदर आप फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है, याद रखिएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने एक एरे बना हुआ है, स्ट्रिंग बना हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ है इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये प्रिंट करना है, जो भी इसमें स्टोर किया हो इसको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए इसमें सही कौन सा है, चलिए समझते हैं। आपने एक एरे बनाया था ए, जिसमें हेलो वर्ड रखा है, और इसको आपको प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए कितने कैरेक्टर्स में, 1 2 3 4, अच्छा इसको जीरोस काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है, 11 कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखो, जीरो शुरू हो रहा है, नहीं ये नहीं, आपको पता है किसी भी स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर नल होता है, नल कैसे लिखा जाता है, ऐसे बैकस्लैश, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, ये है नल कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग में, यानी कि इसके लास्ट में ना, इसके बाद ऑटोमेटिकली ये कैरेक्टर लगा होगा। आपको मैं पढ़ा है इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब भी आप कोई स्ट्रिंग स्टोर कराते हो तो आखिरी कैरेक्टर क्या होता है, नल होता है ऑटोमेटिक, तो ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि कंडीशन आएगी नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ये कंडीशन नहीं आएगी तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी कंडीशन गलत है, आपके पास ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, ये कंडीशन गलत है, ये भी नहीं चलेगा। ये जीरो से शुरू कर रहा है और कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे परसेंट एस क्या कर रहा है, परसेंटेज तो पूरा एक बार प्रिंट कर देगा ना, और एक बार प्रिंट कर देगा तो ये मिलेगा नहीं, ठीक है, ये मिलेगा नहीं, ये में नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे कैरेक्टर के कंपेरिजन कर रहे हो ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक एक कैरेक्टर का A0 A1 A2 इसका कंपेरिजन हो रहा है ना, कि जब कोई कैरेक्टर ये हो जाएगा तब रुकेगा यहाँ पे, लेकिन आपने स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, ये तो एक बार में चल जाएगा ना, ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए, परसेंट सी एक एक करके पहले एच होगा, ठीक है, फिर उसका फिर वैल्यू देखेगा क्या नल है नहीं है, फिर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये नल नहीं मिल जाता। और नल कहाँ है, इसके बाद है ना, तो यानी कि आपका ये जो हेलो वर्ड है ना, ये आपका पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका डी नंबर सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है, डी नंबर। चलिए टिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़िए, आपने इसमें भी फिर से एक एरे दिया हुआ है A5, आपने एक एरे बनाया हुआ है और आपने एक पॉइंटर लिया हुआ है A। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट फोर्थ एलिमेंट प्रिंट करेगा। फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 4 है ना, फोर्थ एलिमेंट ये 4 है, ठीक है। और फोर्थ एलिमेंट कहाँ रखा है, तो चलिए देखते हैं। फोर्थ एलिमेंट प्रिंट करने के लिए ये नहीं करेगा, देखिए P4 क्या, ये एरे का एलिमेंट प्रिंट कर लेगा, P नाम का कोई एरे है ही नहीं, ठीक है। A+3 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, A नहीं है यहाँ पे, A पॉइंटर भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप P+3 का मतलब क्या है, P+3 का मतलब क्या है, जैसे भी ऊपर बताया था 1+3 यानी कि फोर्थ एलिमेंट, 1+3 मतलब फोर्थ एलिमेंट। और फोर्थ एलिमेंट पॉइंटर की जब भी आपको वैल्यू एक्सेस करनी होती है ना, मान लीजिए पॉइंटर से कोई वैल्यू लेना है, अगर आप P लिख दोगे तो वो क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर देगा आपको, दूसरे वेरिएबल क्या रिटर्न कर देगा, एड्रेस। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो उससे पहले क्या लगा दो, एस्टेरिस्क लगा दो। ये क्या करेगा, अगर आप किसी पॉइंटर में किसी फंक्शन में उसके आगे स्टार लगा देते हो तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करेगा जिसका उसने एड्रेस होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 प्रिंट हो जाएगा, और यही आपको करना था।
तो इसका सही आंसर क्या है 1.6 ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, यानी कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। बहुत ही आसान कोड है, यहाँ पे देख लीजिए आप, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे इस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या होता है वेरिएबल, यानी ये बदल जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा 24 प्लस 13 यानी 63, कितना हो जाएगा 63। ओके, z 63 हो गया। उसके बाद y इक्वल टू z माइनस वाई, y इज इक्वल टू y कितना था, z कितना है 63 और y कितना है 39, तो ये कितना बचेगा 24 बचेगा आपका। ठीक है, अगला क्या है s इक्वल टू z माइनस वाई, यानी कि z कितना 63, y कितना हो गया 24, तो यहाँ पे कितना बचेगा 39। यहाँ पे प्रिंट क्या करना है x कितना है 39। ओके ठीक है, 2 में 39, y कितना है 24, 2 में 24, z कितना है 63। सही आंसर कौन सा है बी बिल्कुल सही आंसर। आप इसको रन करा के देख लो, आंसर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है which of the following is the correct way to define a 2-dimension array। आपको 2-dimension array डिफाइन करना, तो आप कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे समझो ये क्या चीज है। यहाँ पे आपको पता है कि कभी भी आप एरे का इंडेक्स खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी आपसे डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, आप एरे का इंडेक्स खाली, तो आपको एरे का साइज देना होगा। ठीक है, लेकिन आप कब खाली छोड़, एक कंडीशन है, अगर आप इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर रहे हो, या अगर आप यहीं पे वैल्यू दे रहे हो, तो अपने आप समझ जाएगा ना कि आपको कितने एलिमेंट रखने, तो अपने आप इनिशियलाइज कर लेगा। लेकिन अगर आप बाद में इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो ये चीज गलत हो जाएगी, आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है आपका। ऐसे आप एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। एरे को 2 डायमेंशन बनाना है तो आपको 2 डब्बे, 3 डायमेंशन बनाना है तो 3 डब्बे, मल्टी डायमेंशन जितना एरे बनाना है, मान लीजिए आपको 2 डायमेंशन लेना है ना, तो 1 2 डब्बे होने चाहिए। 3 डायमेंशन लेना है तो 3 डब्बे होने चाहिए। जितना डायमेंशन एरे बनाना है, जितना इंडेक्स लेना है, उतने डब्बे होने चाहिए। ठीक है, मतलब उतने ब्रैकेट होने चाहिए आपके पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम गलती है, यहाँ पे ये वाला डब्बा खाली छोड़ा है, यहाँ पे ये ब्रैकेट खाली छोड़ा है, ये भी गलत है आपका। ये तीनों के तीनों गलत है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका सही है। आप कहोगे सर ये तो गलत है, आपने बोला डब्बा खाली छोड़ सकते हैं, मैंने ये भी तो बोला कि उसे साथ में इनिशियलाइज करो। हमने ये भी देखा अगर आप साथ में इनिशियलाइज कर दो, यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, यानी कि इसका साइज भी ऑटोमेटिक क्या है 4 है। ठीक है, आपने यही इनिशियलाइज कर दिया ना, तो ऑटोमेटिक समझ गया कि इसमें 4 वैल्यू होनी है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, कौन सा डी नंबर, टिक करो। आगे बढ़ते हैं 1.9 समझे। 1.9 क्या कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें इनपुट में क्या दिया है हेलो देयर। आपको इनपुट में दिया गया है हेलो देयर इस प्रोग्राम में, तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सिर्फ %s लगा है, और %s आप जानते हो, %s सिर्फ तब तक इनपुट लेगा जब तक आप स्पेस नहीं प्रेस करते। तो आपने देखा है हेलो के बाद स्पेस है, यानी कि आपके ए में क्या गया, आपके ए में सिर्फ जाएगा हेलो। क्या जाएगा, सिर्फ जाएगा आपके में हेलो, और हेलो जाएगा तो प्रिंट क्या होगा, भी हेलो होगा। तो उसका सही आंसर क्या है बी नंबर। जब हेलो जाएगा तो प्रिंट भी हेलो होगा। ठीक है, आप लोग इसको रन करा के देखो, आप लोग सब रन करा के देखो इसे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती तो मुझे कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए मैंने टाइप डेफ का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। टाइप डेफ आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है टाइप डेफ। पिछले वीडियो है, आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और साथ में वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखें उसे। और साथ में हमारे चैनल पे एक HTML यानी कि वेब डेवलपमेंट सीरीज चल रही है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अभी उसमें 2 क्लासेस हुई हैं, आप वहां पे वेब डेवलपिंग, स्क्रिप्टिंग प्लस पूरी तरह से, यानी कि आप लोग वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी जानकारी पा लेंगे। आप अच्छे खासे वेब पेजेस और वेबसाइट डेवलप करना सीख जाएंगे उस प्लेलिस्ट के खत्म होने तक। तो जरूर जाके देखें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ में अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या है, आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक आपने स्टोरेज क्लास वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये स्टैटिक क्या करता है। स्टैटिक क्या करता है, आपके इस वेरिएबल को ये कैसा बना देगा, ग्लोबल बना देगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे भी एक्टिव रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे भी एक्टिव रहेगी। तो चलो समझो कैसे काम करेगा। अगर ये सिर्फ इंट होता तो यानी कि जैसे ये फंक्शन से बाहर आता ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाती, रीसेट हो जाती। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू रीसेट नहीं होगी, जो वैल्यू है वही रहेगी। तो चलो समझो, यहाँ पे क्या लिया हुआ है आपने, इंट आई लिया हुआ 10। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा भाई, प्री इंक्रीमेंट लगाओ तो कह दोगे भाई 11 हो जाएगा प्रिंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका 11 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे एक बार कॉल हुआ है ना, तो पहला आंसर इसमें क्या हो जाएगा 11 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से कॉल हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी, वापस आई की वैल्यू यहाँ पे 11 ही आएगी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये क्या बन गया है, स्टैटिक है, कैसा है, ग्लोबल है। अगर ये सिर्फ इंट होता तो वापस 10 आता। ठीक है, आई खत्म हो जाता है फंक्शन के बाहर, लेकिन ये स्टैटिक है, मतलब ये अभी भी एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे आई फंक्शन वापस क्या है 11,
तो जब यहाँ पे 11 आया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो दूसरा आउटपुट क्या मिलेगा 12 मिलेगा। और तीसरी बार अगर हम यहाँ पे fn को कॉल कर देते तो तीसरी बार में मुझे क्या मिलता 13 मिलता, ठीक है, क्योंकि आई तब तक जारी रहेगा जब तक ये प्रोग्राम ही खत्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये कैसा बन चुका है ग्लोबल बन चुका है, कैसा है ग्लोबल, जिससे आप किसी भी फंक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा सी नंबर 11 बार आएगा। रन करा के जरूर देखें सारे सारे, आप जितना रन कराओगे उतना अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं ट्रू फॉल्स। यहाँ पे कह रहा है ए प्रिंटफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन डिफरेंट लाइंस, यानी कि आप प्रिंटफ का इस्तेमाल करके जो आउटपुट है ना वो अलग-अलग लाइन में दिखा सकते हो। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो, आपके पास एक एस्केप सीक्वेंस है नई लाइन के लिए, जिससे आप यूज करके आप आउटपुट नहीं 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन 50 लाइन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आपका। आगे बढ़ते हैं। हैज सिंबल का इस्तेमाल किस लिए होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए, किसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए। ये कह रहा है कि कमेंट में होता है, नहीं कमेंट के लिए क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट है तो ये, और मल्टी लाइन कमेंट है तो ये, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये गलत है आपका। हैज से क्या होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट एफ ओपन, यानी कि फाइल हैंडलिंग का है, यहाँ पे कह रहा है आपने डाटा टेक्स्ट नाम की फाइल खोली है और उसका मोड है W+। W+ का मतलब क्या होता है, W+ अगर आपने लिखा है तो यानी कि जो आपने फाइल बनाई है उसे आप पढ़ भी सकते हो और उसे आप लिख भी सकते हो, यानी कि रीड राइट दोनों मोड में खुली है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है डाटा टेक्स्ट जो फाइल है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में खुली है, बिल्कुल सही कह रहा है। यही तो बताया था आपको, अगर W+ लिखा है ना तो उस फाइल को पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कैन हैव बिट फील्ड्स, हाँ बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर में बिट फील्ड्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। If no storage class is mentioned for variable defined in a function that it is by default auto, मैंने आपको स्टोरेज क्लास वाले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अगर आपने किसी वेरिएबल के नाम के आगे स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं किया हुआ है, कितने होते हैं स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न और स्टैटिक। अगर आपने उसके नाम के आगे कुछ नहीं कहा, आपने नॉर्मल बना दिया ना इंट ए, इंट के आगे तो हमने कोई स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं किया, और जब आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिक वहां क्या माना जाता है ऑटो माना जाता है, और मतलब कैसा वेरिएबल होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। तो यही ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, कि अगर आपने कोई स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, तो उसका बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होगा ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, यानी कि वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू हैव ए डिफॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल नेसेसरी होता है कि आपके पास स्विच स्टेटमेंट डिफॉल्ट केस हो, ठीक है, डिफॉल्ट केस होना अत्यंत नेसेसरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। एक कंटिन्यू स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड इन लूप, यानी कि लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मत लगाओ, किसने कहा। आगे बढ़ो। The names of parameter in a function defined and its declaration must be same, हाँ ये सही कह रहा है। जब आप फंक्शन का डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं int a, ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया int a, उसके बाद बताया आपको दो वेरिएबल चाहिए a और b, मान लीजिए दो इंटीजर आपको वेरिएबल चाहिए और बाद में आप उसे एक ही दे रहे हो, तो क्या फंक्शन चलेगा, नहीं फंक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। मान लीजिए आपको पता है कि आपके फॉर लूप में 3 आपको स्टेटमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन आप 2 दे दो, क्या आपका फॉर लूप चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार आपने फंक्शन को जितने पैरामीटर दिए हैं, आपको कॉल करते समय आपको उतने ही उसे पैरामीटर, उतने ही आपको आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ फंक्शन यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय वेरिएबल, बिल्कुल सही है। साइज ऑफ का प्रयोग किस लिए आप करते हो कि आपका वेरिएबल ने कितना साइज लिया हुआ है, आपका डेटा टाइप कितना साइज लेता है कंप्यूटर की मेमोरी में, अगर आपको पता करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, साइज ऑफ का। आगे बढ़ते हैं। The address of variable is passed to a function in call by reference, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए जब आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी फंक्शन को देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। और जब आप उस वेरिएबल का एड्रेस किसी फंक्शन को देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, बिल्कुल सही कह रहा है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आपने जिस वेरिएबल को कॉल किया उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर उसमें कोई चेंजमेंट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, और कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ उसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन है हमारा क्रॉस मैच का, ठीक है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। तो पढ़िए टर्मिनेट्स प्रोग्राम। टर्मिनेट्स प्रोग्राम्स के मैंने आपको बहुत बार बताया है। टर्मिनेट प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक फंक्शन है जो stdlib.h में होता है, उसका नाम क्या है, exit। कौन सा, exit, देखिए f नंबर पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। calls itself, जब भी calls itself देखो ना तो हमेशा आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, क्या, रिकर्सन। क्या, रिकर्सन। जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.2 का जी नंबर लिखा हुआ है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, खुद को ही कॉल करता है, ठीक है।
डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से आप क्या समझ में? तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जब भी आपसे के दिमाग जब से पूछा जाए ना, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक तो आना चाहिए stdlib.h, दूसरा आना चाहिए malloc, तीसरा calloc, realloc और free। तो यहाँ पे देखो इन सब चारों संबंधित क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो malloc ही दिख रहा है मुझे J नंबर पे, तो 3.3 का क्या है? J नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पेस फॉर वन मेंबर ओनली। देखिए मेंबर की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? दो चीजें, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में दो चीजें, एक यूनियन और एक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है? वन मेंबर केवल स्पेस मिलेगा जब भी आपको पता है कि स्ट्रक्चर में आप जब भी मेंबर लेते हो तो हर मेंबर को अलग अलग जगह मिलती है। वन मेंबर जगह कहाँ मिलती है? यूनियन में। यूनियन में आप भले ही 5 मेंबर बना दो, जगह सिर्फ उतनी मिलेगी जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनियन होगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? ए नंबर 3.4 का ए नंबर लिखा हुआ है आपका। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। देखिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और इम्प्लिसिट कन्वर्जन जब भी है ना, तो ये क्या होता है? टाइप कास्टिंग होता है। क्या होता है? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखें। चलिए 3.5 का क्या है? बी नंबर। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब टाइप कास्टिंग। ये क्या है? पी मेंबर नेम। पी मेंबर नेम मतलब क्या होता है? आप जब भी, ये एक्सेस ऑपरेटर है, ठीक है, यानी कि आप पॉइंटर के जरिए किसी स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हो। देखो अगर आप पॉइंटर के जरिए इसके जरिए एक्सेस नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा दो। एस्ट्रिक्स आप जानते हो, मैंने अभी बताया था ऊपर कि अगर आप किसी पॉइंटर नाम के आगे एस्ट्रिक्स लगा देते हो तो वो उस वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करने लग जाता है, यानी कि उस वेरिएबल की तरह ही काम करने लग जाता है। तो अगर वो उस वेरिएबल की तरह ही काम करने लग गया तो आप यहाँ पे डॉट लगा पाओगे। क्या लगा पाओगे? डॉट लगा पाओगे। देखो के नंबर पे ही लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप इसके आगे एस्ट्रिक्स लगा दो फिर डॉट ऑपरेटर के जरिए आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। फाइल पॉइंटर मूवमेंट, आपको मैंने बताया है पिछले वीडियोस में कि जब भी किसी फाइल हैंडलिंग में आप किसी फाइल के अंदर पॉइंटर को किसी जगह एडजस्ट करना है, मूव कराना है, तो आप क्या करते हो? एफ सीक, और उसकी लोकेशन पता करना है तो एफ टेल। तो यहाँ पे मूवमेंट है यानी कि एफ सीक लगेगा। देखिए ई नंबर पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए मैंने आपको फंक्शन बनाया हुआ है। जब भी आपको स्ट्रिंग कंपेयर करना हो तो string.h आपको हेडर फाइल लगानी होती है और उसके अंदर फंक्शन होता है strcmp। देखिए सी नंबर पे लिखा हुआ है आपका 3.8 का कौन सा है? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है? यूनरी ऑपरेटर। देखिए यूनरी ऑपरेटर ठीक सामने लिखा हुआ है नंबर, ये क्या है? एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। इसको काम करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग लाइन, यानी कि एक लाइन पढ़नी है आपको स्कैनफ के साथ। मैंने बताया है आपको, कई बार बताया है कि जब भी आपको स्कैनफ के साथ पूरी लाइन पढ़नी हो तो आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको इनपुट मॉडिफायर लगाना होता है, वो है इसका सही आंसर टी। आपको ये टोपी वाला लाइन दिख रहा है, ये टोपी वाला आपको एल लगाना रहेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफी आसान है पेपर। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। चलिए पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से करिएगा। इज यूज्ड टू क्लब वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप एज यूनिट। ये क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स को एक साथ, विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स को एक साथ लाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हो? भाई स्ट्रक्चर का या यूनियन का। स्ट्रक्चर या यूनियन, तो आपके ऑप्शन में क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, इट इज नेसेसरी टू हैव ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। नोड मैंने बताया आपको, नोड शब्द जब भी देखो तो आंसर क्या होगा? लिंक्ड लिस्ट। जब भी आप लिंक्ड लिस्ट में डेटा सेव करते हो तो उसे वेरिएबल नहीं बोलते, उसे हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। और जब भी नोड दिखे ना तो आंख बंद करके वहां पे आंसर करना लिंक्ड लिस्ट। क्या करने में? लिंक्ड लिस्ट। नोड क्या होता है? नोड क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो अगले नोड का एड्रेस होल्ड करे रहता है, ठीक है। नोड एक्चुअली में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो अगले स्ट्रक्चर का एड्रेस होल्ड किया है, यानी कि अगले नोड का एड्रेस होल्ड किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी ये आ जाए कि कम से कम एक बार चलेगा। कौन सा लूप होता है? डू व्हाइल लूप होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 4.4। इफ देयर इज नो टेस्ट कंडीशन इन फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप में कोई भी टेस्ट कंडीशन नहीं दी हुई तो क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा ना। जब वो रुकना ही नहीं है, कंडीशन किसके लिए होता है? उसे रोकने के लिए होता है। जब कंडीशन है ही नहीं तो रोकेगा नहीं, और जब रोकेगा नहीं तो कैसा बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो देखिए जी नंबर है इसका सही आंसर। क्या है? जी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अवॉइड द यूज ऑफ। ये भी मैंने आपको कई बार बताया, मैंने कहा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्ट्रक्चर होता है, अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है। और कौन सा है वो स्टेटमेंट? वो है गो टू। इसको प्रयोगशाला को बचना चाहिए, कहीं भी विदाउट एनी कंडीशन कहीं से भी उठा के कहीं भी पटक देगा। इसको चलने के लिए भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे कंटिन्यू ब्रेक क्या होता है? ये भी अनकंडीशनल है, बट इनको चलने के लिए ब्रेक या
आपको लूप चाहिए होता है, लेकिन GoTo को कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी चल जाएगा। आपने जहां कर दिया वो कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा और फिर इसे डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि आपको GoTo का इस्तेमाल नहीं करना है प्रोग्राम में, ठीक है। आपको इसके प्रयोग से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एन ऑपरेटर व्हिच कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड। ये क्या कह रहा है, वह कौन सा ऑपरेटर है जो वेरिएबल राइट हैंड साइड के ऑपरेटर की ऑपरेंड की वैल्यू भी चेंज कर सकता है। वैसे आपको सबको पता है कि जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे इफेक्ट करते हैं। किस पे इफेक्ट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा ऑपरेटर है जो राइट साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे इफेक्ट कर सकता है? वो एक ही ऑपरेटर है, कौन सा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये क्या कर सकता है, इस ऑपरेटर पर, इस वैल्यू पर भी इफेक्ट करेगा। अगर बी 4 है ना 5 हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटर है? देखिए सी नंबर लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ ए फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ऐसे डिफाइन किया है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप दिया नहीं है। आपको पता है कि जब भी किसी फंक्शन में रिटर्न टाइप ना दिया हो तो उसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंट होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। तो देखिए जे नंबर पे लिखा हुआ है, जब भी किसी फंक्शन में रिटर्न टाइप ना दिया हो तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। आगे देखते हैं। फॉर्मेट कोड इन printf टू प्रिंट एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट मॉडिफायर यूज करने हैं, आपको सिर्फ 10 कैरेक्टर यूज करने हैं। 10 कैरेक्टर यूज करने का क्या करोगे? स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर। तो आप देखिए एच नंबर पे लिखा हुआ है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हो तो आपके सिर्फ स्ट्रिंग के 10 कैरेक्टर्स ही प्रिंट होंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ए वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जब भी एड्रेस आ जाए ना, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक ही ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। उसका नाम क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। क्या नाम है? पॉइंटर वेरिएबल। देखिए एम नंबर पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्या कैन बी यूज टू राइट इन ए फाइल। किसका प्रयोग किसी फाइल के अंदर लिखने के लिए आप कर सकते हो? किसका प्रयोग किसी फाइल के अंदर आप लिखने के लिए कर सकते हो? फाइल के अंदर लिखना है तो फाइल के अंदर लिखने के लिए आपको फाइल हैंडलिंग में जाना पड़ेगा। फाइल के अंदर लिखने के लिए देखिए एल नंबर आपको लिखा हुआ है, एफ प्रिंटफ का आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है, ठीक है। आप इसका ये पोर्शन सॉल्व, थ्योरी पोर्शन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं इशू आता है तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, आप इसके जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, अगर आप इसमें 30 प्लस स्कोर कर लिए, 30 प्लस स्कोर कर लिए, तो आप थ्योरी सेक्शन में कुछ भी लिख के आएंगे ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक रहा। तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके 20 से कम रह गए, इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में अगर आप 20 से कम रह गए तो आप फेल हैं, 100% फेल हैं, क्योंकि 20 से कम होने पर ये वाला पोर्शन चेक ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस पोर्शन को मजबूत करें और इस पोर्शन को भी सॉल्व करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि पास ये भी कराएगा आपको। अगर आप इसे ही सॉल्व करेंगे तो आप पास कैसे करेंगे, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें हम। और आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।